सो हेलो भाई और बहनों, कैसे हो आप सभी। मैं आकाश प्रजापति आज आपको पढ़ाने वाला हूँ कंसिडरेशन। अब देखो, इस वीडियो को देखने के बाद आप कंसिडरेशन होता क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है एग्रीमेंट के अंदर, इसके एसेंशियल एलिमेंट क्या है, लॉ रिवीजन कमीशन 1937 क्या था, किसने अपॉइंट किया था, कौन उसका चेयरमैन था, व्हाट वाज देयर रोल, और इंक्लूडिंग आपको बहुत सारे ऐसे केस लॉज किसी को भी आप बता पाओगे इस वीडियो को देखने के बाद, और आप कंसिडरेशन को थरोली समझ जाओगे व्हाट इज द कंसिडरेशन। सो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। सो देखो, सबसे पहली स्लाइड ही ये बता रही है कि इंपॉर्टेंस ऑफ कंसिडरेशन है क्या। देखो, इन सेक्शन 25 द कंसिडरेशन इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट and if it is not present in a contract then the agreement would be said as void. With that, section 10 of the Indian Contract Act 1872 बताता है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो देखो, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है क्या सेक्शन 10 के मुताबिक, कि कोई भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर कंसिडरेशन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो, व्हाट द सेक्शन 10 सेज दैट ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोला कि सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है कब, if they are made by the free consent। फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट फ्री कंसेंट, ये अपन आगे की वीडियोस में भी देखेंगे क्योंकि अभी तक अपना एसेंशियल एलिमेंट करना बाकी है। इंक्लूडिंग कंपेटेंट पार्टीज, पार्टीज कंपेटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये हो गया अपना सेकेंड एलिमेंट। और बाद में लॉफुल कंसिडरेशन, जिसके बारे में आज अपना वीडियो है। और अगर ये सारी चीजें ना हो, इंक्लूडिंग लॉफुल ऑब्जेक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है, सो कंसिडरेशन इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। देखो, सेक्शन 2 क्लॉज डी डिफाइन करता है कंसिडरेशन को, कौन से एक्ट का, आईसीए 1872 यानी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। देखो क्या बोलता है, देखो आप ये अभी ये पूरी डेफिनेशन पढ़ोगे ना तो पूरा कंफ्यूज हो जाओगे। इससे अच्छा मैं आपको एक सिंपल वर्ड में बताता हूँ कि व्हाट इज द कंसिडरेशन। देखो, कंसिडरेशन होता है ना, ये एक प्रॉमिस होता है, कोई एक्ट होता है, ठीक है, या तो कोई रेस्ट्रिक्शन होती है। ठीक है, कोई रेस्ट्रिक्शन होती है। ये सारी चीजें, ठीक है, ये सारी चीजें ये पास्ट के अंदर भी हो सकती है, प्रेजेंट में भी हो सकती है और फ्यूचर में भी हो सकती है। ठीक है, कोई भी प्रॉमिस, कोई भी एक्ट इन एक्सचेंज ऑफ एनी वर्क if done it is called as consideration. So let's start reading this very definition, that when at the desire of the promiser, ठीक है, the promisee or any other person। देखो, फर्स्ट एलिमेंट देखो, प्रॉमिसर, सेकंड प्रोमिसी होना चाहिए, या तो कोई अदर पर्सन भी हो तो चलेगा, हैज डन और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग, पास्ट आ गया, डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग, प्रेजेंट आ गया, प्रोमिसेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग आ गया, फ्यूचर। ठीक है, समथिंग सच एक्ट, एब्सटेनेंस रेस्ट्रिक्शन आ गई, एक्ट आ गया, प्रॉमिस हो गया। ठीक है, और प्रॉमिस कॉल्ड अ कंसिडरेशन ऑफ प्रॉमिस। ठीक, समझ आ गया, मैंने एकदम छोटे से एग्जांपल से बाद में ये पूरा एक्सप्लेन किया। ठीक है, देखो अब एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द कंसिडरेशन होते क्या है, लेट्स सी इट। द फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द कंसिडरेशन इट इज दैट इट शुड बी ऑन द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर। ठीक है, सेकंड कंसिडरेशन क्या है कि ये डन होना चाहिए, कोई भी एक्ट होना चाहिए जो कि प्रॉमिसर की प्रॉमिसी के द्वारा होना चाहिए या कोई अदर पर्सन, थर्ड पार्टी। ठीक है, कंसिडरेशन पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में हो सकता है, और कुछ करना या तो रेस्ट्रिक्शन, ये दोनों ही एक कंसिडरेशन है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि प्रॉमिसर और प्रॉमिसी होता क्या है। देखो, मैं बता देता हूं आपको कि व्हाट इज द प्रॉमिसर एंड हु इज द प्रॉमिसी। देखो, कोई ऑफर है, ठीक है, ऑफरर ऑफर करता है किसी भी पर्सन को। ठीक है, तो जो ऑफर कर रहा है ना, वो क्या बन जाता है, वो ऑफरर बन जाता है। तो सेम वे हियर इट इज द प्रॉमिसर, जो ऑफरर है
वो प्रॉमिसर हो जाएगा, ठीक है। और जो उस ऑफर को एक्सेप्ट करता है वो ऑफर ही हो जाता है, या तो किसी को जो इसको ऑफर बता रहे हैं वो ऑफर ही हो जाता है। तो यहाँ पर सेम वे ये प्रॉमिस ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझ लिया। अब देखो, कंसिडरेशन गिवन एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर इज अ गुड कंसिडरेशन। आप समझ लो। अब देखो, इसके अंदर डिटेल के अंदर जाता है कि कोई गुड कंसिडरेशन कब गुड कंसिडरेशन हो गया, जबकि कोई प्रॉमिसर के डिजायर पे करो तब जाके। एग्जाम्पल मैं देता हूं, ठीक है। ए है, ठीक है, वो घर सेल कर रहा है, बी को ऑफर देता है कि आप घर लेना चाहोगे मेरा, ऑफर ही एक्सेप्ट कर देता है। अब प्रॉमिसर ने क्या प्रॉमिस किया कि मैं आपको घर दूंगा, सेल कर दिया। इन एक्सचेंज ऑफ दैट, ठीक है, प्रॉमिस ही कंप्लीट करेगा। ए ने बोला कि मेरे को 1 लाख रुपीस चाहिए घर के। कितने? 1 लाख रुपीस चाहिए घर के। अगर ये इससे सब कुछ नहीं देता, ये बोलता है नहीं मैं तो 90,000 ही दूंगा, तो ये एक गुड कंसिडरेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये प्रॉमिसर के डिजायर पे नहीं हुआ है, ठीक है। आगे क्या बताता है? एन एक्ट डन एट द desire of the plaintiff hereby promiser furnishes a good consideration even if it is not significant or the personal benefit। देखो यहाँ पर मैं अगेन एक एग्जांपल देता हूँ। ए करके बंदा है, बी करके बंदा है और एक्स करके एक बंदा है। ए इज द एम्प्लॉई ऑफ बी, बी यहाँ पर हो गया एम्प्लॉयर, ये हो गया एम्प्लॉई। In exchange of what B gives salary to A, but for a 1 month, A directed employer to give my salary, to give A salary to X. Don't want A. A don't want the salary. Please give it to the X. So it is also a consideration, although it haven't benefited the A. ठीक है, ये भी एक consideration है। Same way in the case of the Kedarnath versus Gauri MD, जो हावड़ा की म्यूनिसिपैलिटी थी वो एक टाउन बना रही थी, ठीक है। तो डिफेंडेंट यानी गौरी, गौरी ने बोला मैं आपको 100 रुपीज दूंगी। उसने सब्सक्रिप्शन ले लिया, बोला कि मेरी बिल्डिंग बना दो इस टाउन प्लानिंग के अंदर। तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ और उसने, म्यूनिसिपालिटी ने बिल्डिंग बना ली, बट डिफेंडेंट यानी गौरी ने उनको पैसे नहीं दिए। तो कोर्ट ने बोला कि ना, गौरी यहाँ पर लायबल है, शी हैज टू गिव द मनी टू द म्यूनिसिपालिटी फॉर द सब्सक्रिप्शन, ठीक है। अब देखो ये है यूनिलेटरल एग्रीमेंट। अब देखो यूनिलेटरल एग्रीमेंट का मैं बेसिक एग्जांपल पहले बता देता हूँ, जिससे आपको ये क्या, ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये आप आराम से समझ पाओगे। और इसका बेसिक एग्जांपल है ये मॉर्गेज, ठीक है। ये मॉर्गेज एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है। मॉर्गेज हो गया, लोन हो गया, सिक्योरिटी लोन, ठीक है, यहाँ पर सिक्योरिटी लोन होगा, ठीक है। सो देखो, सबसे पहला क्या है? इट इज अ प्रॉमिस फ्रॉम वन साइड इंक्लूडिंग द एक्शन फ्रॉम अनदर साइड। यहां पर एक बंदा है हैविंग द नेम राम, ही अप्रोच सीता फॉर गेटिंग 1 लाख रुपीज एज अ लोन, ठीक है, 1 लाख रुपीज एज अ लोन। ही अप्रोचेस, सीता एक्सेप्ट्स द ऑफर, ठीक है, एंड गिव्स 1 लाख रुपीज टू राम ऑन द इंटरेस्ट ऑफ 9% पर एनम, ठीक है, पर एनम। अब यहां पर जो सीता ने एक्सेप्ट किया तो वो हो गया प्रॉमिस फ्रॉम वन साइड, ठीक है। राम ने जो अप्रोच किया सीता को तो वो प्रॉमिस हो गया, और वहीं सीता ने उनको पैसे दे दिए तो वो यहाँ पर एक्शन हो गया। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आप समझ गए होंगे, ठीक है। ऑल दैट प्रॉमिस हैज टू डू द एक्ट, सीता हैज टू गिव द मनी टू द राम, दैट इज यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। देखो, प्रोमिसेस एक्ट इज साइमल्टेनियस एक्सेप्टेंस एंड कंसिडरेशन। इसका मतलब समझाता हूं। ऑफर दिया, प्रॉमिसर ने प्रॉमिस किया कि मैं आपको 9% इंटरेस्ट पर एनम पे दे दूंगा। यहां पर सीता ने एक्सेप्ट किया, एट द सेम टाइम उसने कंसिडरेशन दे दिया, लो 1 लाख रुपीज, ठीक है। देखो, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बोलता है कि कोई भी ये एक्सेप्ट करेगा, तो कोई भी ऐसा एक्ट जो उनकी पोजीशन अल्टर करेगा, अल्टर यानी चेंज करेगा, तो ये यूनिलिटरल कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। सेम वे द प्रॉमिसी अल्टर्स हिज पोजीशन ऑन द फेथ ऑफ द प्रॉमिस गिवन बाय द प्रॉमिसर। ऑफरर था, ऑफर किया,
और प्रोमिसी ने एक्सेप्ट किया, प्रोमिसर ने ओके बोला, ठीक है, ये पोजीशन अल्टर हो गई, ऑफर से ऑफर ही बन गए, सॉरी ऑफर से प्रोमिसर बन गए। दिस वे अगर सीता ने यहाँ पर ये डिनाई कर दिया होता कॉन्ट्रैक्ट, तो कोई भी एग्रीमेंट होता ही नहीं यहाँ पर। सेम वे लास्ट कैरेक्टरिस्टिक यही बोलते कि व्हेन अ प्रोमिस डज नॉट or does nothing to alter his position on the faith of the promise, there is no agreement. देखो नेक्स्ट क्या है कि कंसिडरेशन गिवन बाय द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, ठीक है। अब सेक्शन 2 के अंदर अपने स्पेसिफिकली देखा था कि क्या बोल रहे थे कि कैन एनी अदर पर्सन विच वाज द थर्ड एलिमेंट, ठीक है, एनी अदर पर्सन कैन गेट द कंसिडरेशन और कैन गिव द कंसिडरेशन। सेम वे देयर इज अ प्रिंसिपल ऑफ जेनेसिस ऑफ प्रिंसिपल। नाउ व्हाट दिस प्रिंसिपल मीन्स, there is a legal maxim named the quasit facit allium per allium facit per se. This is the legal maxim. What does the maxim mean is that is the मुहावरा। हिंदी के अंदर जो आप मुहावरा देखते हो ना, वो ही है यहाँ का इंग्लिश के अंदर मैक्सिम। तो ये क्या बोलता है कि कोई भी एम्प्लॉयर काम कर रहा है, ठीक है। अब समझो, मैं आपको बताता हूँ, बी इज द एम्प्लॉय ऑफ द ए, ऑफ ए। यहाँ पर इसने कोई एक्ट किया, लाइक परचेस किया कंपनी के लिए। नाउ इट विल बी एज्यूम्ड बाय द लॉ दैट ए हैज डन द वर्क, ठीक है। ये क्वेसिट फेसिट पर एलियम फेसिट पर से, ये इसका मतलब ही यही है कि ऑन बिहाफ या तो द वन हु एक्ट्स फॉर हिमसेल्फ एक्ट एज द अनदर, ठीक है। सेम वे देखो यहाँ पर एक केस है दुत्तन वर्सेस पूल के अंदर क्या हुआ, द फादर वांट टू सेल अ फर्नीचर, ठीक है, वुड, किस लिए, क्योंकि वो मनी उसके डॉटर को देना चाहता था इन हर मैरिज। तो सन ने प्रॉमिस कर दिया कि पापा आप मत बेचो, आई विल गिव 1000 euros टू माई सिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ यू। एक्सेप्टेड बाय द फादर, ही हैविंग सेल द फर्नीचर। डॉटर ने क्या कर दिया, केस कर दिया भाई के ऊपर कि मुझे पैसे दो। डिफेंडेंट को यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल माना गया कि ही हैज टू गिव द मनी टू हर सिस्टर एज ही हैज मेड द कॉन्ट्रैक्ट विद हिज फादर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं बताता हूँ कि एक केस था जो आप ऊपर देख रहे हो ना, इट वॉज अ केस वेर ये सर विक्टाउंट हेल्डेंस, इसने क्या इस केस के अंदर क्या बोला था कि देयर आर द टू प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन है वो ओनली मूव्स फ्रॉम द प्रोमिसी। ये एक सिंपल कर दिया, अगर सीता पैसे दे रही है राम को तो सीता ने ही कंसिडरेशन दिया है, ठीक है। अब ये कंसिडरेशन सीता दे वो भी चलेगा, या तो आके लक्ष्मण दे वो भी चलेगा, ठीक है। इसके अंदर ये बताया गया क्या। और यहाँ पर जो ये होगा, ये कंसिडरेशन अगर लक्ष्मण दे रहा है राम को, देन सीता विल हैव नो कंसर्न विद द राम एंड लक्ष्मण अबाउट द कंसिडरेशन, ठीक है। अब ये चीज है ना, वो इंडिया के अंदर एप्लीकेबल नहीं है। सेम वे द प्रिविटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एनफोर्स बाय अ पर्सन हु इज नॉट अ पार्टी इवन इफ दिस ओनली ऑफ हिज बेनिफिट। देखो इसके अंदर मैं बताता हूँ, ये आज भी इंडिया के अंदर अप्लाई है, जहां पर मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर होता है। लेट्स सी इट इन द फॉर द स्लाइड, ये डिटेल के अंदर एक्सप्लेन मैंने किया हुआ है। सेकंड, देयर इज अ कंसिडरेशन, प्रिविटी ऑफ द कंसिडरेशन, जो कि एप्लीकेबल नहीं है इंडिया के अंदर, ठीक है। अब देखो क्या है, चिन्या वर्सेस रम्या, ये केस है जहां पर मदर ने क्या किया, इसकी डॉटर को गिफ्ट कर दी एक प्रॉपर्टी बाय एग्जीक्यूटिंग वन डीड इन एक्सचेंज ऑफ विच और इन फॉर दैट, ठीक है, डॉटर ने बोल दिया कि मैं अपनी मासी को, ठीक है, जो मदर सिस्टर मासी को इंश्योरेंस दूंगी। तो डिफेंडेंट ने बाद में एक एग्जीक्यूट कर दिया इकरारनामा, जिसको मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी बोलते हैं, और उसने बाद में डॉटर ने पैसे नहीं दिए। बाद में केस हुआ और ये हेल्ड हो गए लायबल, डॉटर हो गई लायबल कि ना इनको देना पड़ेगा एज पर द एमओयू। सो अब ये समझ लो कि ये जो प्रीविटी ऑफ द कंसिडरेशन है ना, ये अमेरिका के अंदर भी नहीं चलता। और देखो यहाँ पर चिन्या है ना, वो मदर है,
रम्या है वो डॉटर है। यहाँ पर मासी ने केस फाइल नहीं किया बिकॉज द प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन इज नॉट अप्लाइंग इन द इंडिया, दैट्स व्हाई। आगे चलते हैं, देखो अब यहाँ पर मेन पॉइंट आया कि लॉ रिवीजन कमीशन 1937 सबसे पहले बना क्यों था। ये मैं आपको बताऊं, इट वाज मेड फॉर द रिवाइजिंग द लॉ, रीड्राफ्टिंग द लॉ। लॉ को वापस से ड्राफ्ट करने के लिए ये वाली कमीशन बनाई गई थी। ये किसने बनाई थी? ये बनाई थी लॉर्ड चांसलर ने। लॉर्ड चांसलर ने ये कमिटी बनाई थी। इस कमिटी को लॉर्ड चांसलर ने अपॉइंट किया था, जहां पर लॉर्ड रिट was appointed as a chairman of this very commission। ठीक है, इस कमीशन को बाद में बहुत सारा क्रिटिक्स भी मिला और बाद में रिकमेंड किया कि इसको एबॉलिश कर दो। तो इस कमीशन ने ऐसा तो क्या किया था, देखते that when a contract confers some benefit on the third party can sue the enforcement of the same। ठीक है, इससे क्या हुआ, ज्यादा केसेस फाइल होने लग गए थे। promisor can raise the same defense that would be valid against the promisee। देखो यहाँ पर मैं एक डायरेक्ट पोजीशन बताता हूँ आपको, जहां पर मैं मोटर व्हीकल एक्ट से किसी को कंसिडर करो तो when we have the vehicle it is necessary to do the third party insurance। ठीक है, इट इज नेसेसरी। सो अब यहाँ पर रिसेंट एक केस था जहां पर ए ने एक्सीडेंट हो गया था बी के साथ, whereby B had sued the insurance company to get the insurance because insurance company was not providing the amount to A, and where in the case of that the B held that he has the right to get the insurance although he is a third party। ठीक है, इंडिया के अंदर इसका पोजीशन क्या है, ये रमना दास वर्सेस राम अवतार, यहाँ पर इस चीज को एक्सटेंड किया था। किसने एक्सटेंड किया था? प्रीवियसली काउंसिल ने एक्सटेंड किया था दिस रूल को। ठीक है, तो अब ये इंडिया के अंदर कहीं ना कहीं वैलिड भी है और नहीं भी है। ऑल्दो यहाँ पर अपने इंडिया के अंदर कोई भी क्लियर कट स्टैट्यूट नहीं है या तो रूल नहीं है इसके लिए। देखो मैंने जस्ट पहले ही बता दिया था कि कंसिडरेशन पास्ट में भी हो सकता है और फ्यूचर में भी हो सकता है। सेम वे बताया भी गया कि डेफिनेशन के अंदर की डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, और डू डज इन फ्यूचर और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग। ठीक है, ये तीनों की तीनों चीजें आ गई तो ये कोई भी पास्ट भी हो सकता है कंसिडरेशन, प्रेजेंट भी हो सकता है कंसिडरेशन और फ्यूचर कंसिडरेशन भी हो सकता है। अब देखो ये देयर शुड बी सम एक्ट और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, कुछ करना होना चाहिए या तो कोई रेस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। इट इज द एलिमेंट ऑफ द कंसिडरेशन। ठीक है, अब कंसिडरेशन का कोई ना कोई वैल्यू होना ही चाहिए। ठीक है, कंसिडरेशन विदाउट वैल्यू इज नॉट अ गुड कंसिडरेशन। ठीक है, अब मैं समझाता हूँ यहाँ पर ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन गैस होती है, ठीक है, ऑक्सीजन गैस होती है वो कोरोना के अंदर बहुत अमाउंट में मिल रही थी। ऑल्दो ऑक्सीजन इज अवेलेबल इन द वर्ल्ड, पर उसको तो भी बेचा गया, तो इट मीन्स इट हैज सम ऑफ द कंसिडरेशन, इट सम होल्ड सम द वैल्यूज। देखो कंसिडरेशन जरूरी नहीं है कि एडिक्विटी हो। आई हैव द 100 रुपीज, आई हैव बोरोड 100 रुपीज फ्रॉम यू, and if I give you 50 rupees also it is a consideration although it is not equal to 100 rupees if you allow, if you allow। ठीक है, यहाँ पर भी मैं बोलूं कि अगर एक और एलिमेंट है कि फोर्डेनेंस ऑफ स्यू इज अ वैल्यूएबल कंसिडरेशन, यानी स्यू करने का राइट ले लो किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, वो एक वैल्यूएबल है। यहाँ पर आई विल डायरेक्टली लिंक विद द आर्बिट्रेशनल क्लॉज। आर्बिट्रेशन क्लॉज ऑल्दो दिस टाइप ऑफ एग्रीमेंट आर नॉट वैलिड अगर किसी के पास से स्यू करने की पावर ले। बाकी इसके अल्टरनेटिव में अगर बोला गया हो कि वी विल गो अंडर द आर्बिट्रेशन प्रोसेस फॉर सॉल्विंग एनी डिस्प्यूट, तो इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। आर्बिट्रेशन क्लॉज के अंदर क्या होता है, कोर्ट प्रोसीडिंग अवॉइड हो जाती है, निकल जाती है, और वहां पर आर्बिट्रेशन एक मीडियम बीच का रास्ता होता है, सेटलमेंट का रास्ता। ठीक है, और वहां पर जो ऑर्डर होता है वो बाइंडिंग होता है दोनों पार्टीज पे। ठीक है, और परफॉर्मर की परफॉर्मेंस ऑफ एग्जिस्टिंग ड्यूटी, कॉन्ट्रैक्ट गिव्स द ड्यूटी टू एवरीबडी, एवरीबडी इन सेंस ए हु इज द कॉन्ट्रैक्टर और बी हु इज द कॉन्ट्रैक्टी, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है उन दोनों की रहेगी यहाँ पर ड्यूटी। ठीक है, प्रॉमिस टू पे लेस देन अमाउंट विच इज ड्यू एज इक्वल्स टू
₹50 जो मैंने एग्जांपल ऑलरेडी दे दिया। आगे क्या बोलता है कि ये कंसिडरेशन एडिक्वेट ना हो तो चलेगा, जस्ट कंसिडरेशन इज मैंडेटरी। सेक्शन 25 एक्सप्लेन करता है सेक्शन 2 के अंदर दैट एनी एग्रीमेंट to which the consent is freely given is not a good mere because the consideration is inadequate। मैं आपको ₹100 की जगह ₹50 दे रहा हूँ, इट इज अ कंसिडरेशन। ये बस अमाउंट कम है, इसके हिसाब से आप कॉन्ट्रैक्ट को ही वॉइड कर दोगे, ये एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट नहीं। ठीक है, आगे क्या बोलते हैं इलस्ट्रेशन के अंदर, ए ने क्या किया, हॉर्स घोड़े को सेल कर दिया, कितने में, ₹10 के अंदर, बट वो वर्थ कितना करता था, ₹1000 के अंदर। ऑल्दो इट वॉज फ्री कंसेंट दैट्स वाई द कंसिडरेशन वॉज वैलिड ऑफ ₹10। इसको वैलिड बोला गया कि ऑल्दो कंसिडरेशन है कम है, इट इज नॉट आर पॉइंट। आगे मैं बताऊं, कोर्ट ने बोला हुआ है कि कोर्ट वी कांट इंटरफियर, द जुडिशियरी कांट इंटरफियर ऑन द बेसिस फॉर द कंसिडरेशन कि ये कम है और एडिक्वेट नहीं है। इट इज द रिलेशन ऑफ द पार्टीज, द पार्टीज हैज टू, द प्राइवेट पार्टी हैज द राइट टू डिसाइड द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, टर्म एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, as I have mentioned in the before previous slide that arbitration clause is the example of this। ठीक है, क्या बोलता है ये, द प्रॉमिस टू पे लेस देन द अमाउंट विच इज ड्यू अंडर द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी रिगार्ड एज कंसिडरेशन। देखो, रूल लेड डाउन इन द पीनल्स केस। ठीक है, क्या रूल हुआ, इस रूल को क्रिटिसाइज किया गया। ठीक है, कि जो हॉर्स या हॉग, ये सारे जो कम दाम में बेच रहे थे, इट इज नॉट अ गुड कंसिडरेशन। बट हाउएवर दिस रूल प्रिवेल्ड in the folk versus weir and it came to be final that consideration, if not adequate, it is not concerned with the court because it is a private contract, so you can decide your private relationship। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं एक आपको क्वेश्चन पूछता हूँ। ठीक है, कि कोई भी एग्रीमेंट जो कि विदाउट कंसिडरेशन है, ठीक है, क्या वो वैलिड होगा, बताओ कमेंट में। और अगर वैलिड है या नहीं है तो बताओ ये गिफ्ट क्या होता है, क्योंकि गिफ्ट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। बताओ गिफ्ट क्या होता है, बिकॉज गिफ्ट के अंदर भी गिफ्ट डीड साइन होती है और वहां पर कंसिडरेशन इंपॉर्टेंट नहीं। सो लेट्स सी एक्सेप्शन ऑफ द कंसिडरेशन है क्या, वो भी सेक्शन 25 ही बताता है। ठीक है, सेक्शन 5(2) क्या बताता, तो वो अपने पहले की स्लाइड में देखी है, तो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि आप क्या ये सब सेक्शन 2 क्या बताता है। तो देखो, कोई भी एग्रीमेंट जो कि नेचर ऑफ द लव मियाँ बीवी के बीच में हो, हस्बैंड वाइफ के बीच में हो, तो वहां पर लव अफेक्शन के बीच में एग्रीमेंट होता है, तो वहां पर कंसिडरेशन इंपॉर्टेंट नहीं होता। कोई प्रीवियस एक्ट, कोई ऐसा एक्ट, फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं यहाँ पर कि यहाँ पर एक राम करके बंदा है, वो कहीं गिर जाता है और ही लॉस्ट हिज गोल्ड बार। ठीक है, तो लक्ष्मण लाके दे देता है उसको, उसको प्रॉमिस करता है कि राम बोलता है लक्ष्मण को, आई विल गिव यू समथिंग इन द फ्यूचर। और कहीं ऐसा टाइम मिल जाता है, लक्ष्मण गॉट एक्सीडेंट एंड फॉर विच द राम पेज होल द एक्सपेंस ऑफ द हॉस्पिटैलिटी। तो एक पास वॉलेंटरीली एक्ट था लक्ष्मण के द्वारा जो कि एक कंसिडरेशन बन सकता है, वहां पर कंसिडरेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है, कोई पेइंग डेप्थ होता है, ठीक है, कहीं बिजनेस के अंदर ये बहुत होता है, कोई बेड डेप्थ होता है। ठीक है, तो उस बेड डेप्थ को रिकवर नहीं किया होता तो उसके एक्सचेंज के अंदर कोई भी सर्विस अपन दे सकते हैं। और कंप्लीट गिफ्ट के अंदर तो कंसिडरेशन होता ही नहीं है, जो मैंने बता दिया, या तो नहीं बताया तो अभी बता देता हूँ। अब आगे देखते हैं कि विच इज द लॉफुल कंसिडरेशन। आपके हिसाब से लॉफुल कंसिडरेशन क्या है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, सेक्शन 23 बताता है कोई भी कंसिडरेशन अनलॉफुल है जब इट इज फोरबिडन बाय द लॉ। इफ द कंसिडरेशन इज फोरबिडन बाय द लॉ इट मीन इट इज अनलॉफुल। ठीक है, जो कि लॉ के द्वारा मान्य नहीं गिना गया हो। ठीक है, अब क्या है, डिफेक्ट्स द प्रोविजन ऑफ द लॉ वेयर बाय सेक्शन 25 सेज और सेक्शन 23 सेज that कोई भी एग्रीमेंट जो कि किसी लॉ को वायलेट करता है तो एक परफेक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है।
ठीक है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉडुलेंट है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं बताऊँ, ए सेल्स हिज हाउस टू बी but it don't have the ownership of that house, although the C has the ownership, then this very sale will be void because A does not have a good title on the house. ठीक है। अब क्या है, इन्वॉल्व एंड इम्प्लाइड द, ओके यहाँ पर भी मैं बता देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल A does a contract with B that I will give you 10,000 rupees if you murder C. ठीक है, यहाँ पर ये इंजरी हो रही है और ऑल्दो इट इज अनलॉफुल, दैट्स व्हाई दिस विल कॉन्ट्रैक्ट और कंसिडरेशन विल नॉट बी वैलिड, इट विल बी वॉइड। देखो, इमोरल हो, पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ हो, पब्लिक पॉलिसी मीन्स यहाँ पर पब्लिक एट लार्ज को जो अफेक्ट करता हो, स्टैट्यूट भी आ जाता है, एक्ट भी आ जाता है, ये क्योंकि ये सारे पब्लिक पॉलिसी होते हैं, इट इज अवेलेबल टू पब्लिक एट लार्ज। सो इट वॉज ऑल फॉर द टूडेज वीडियो। अगर आपको कहीं ना कहीं कहीं पर भी डाउट हो, आप मुझे इस ईमेल पे मैसेज कर सकते हो, आई विल बी आंसरिंग योर क्वेश्चन। इफ यू वांट दिस पीपीटी, मैसेज मी ऑन दिस वेरी ईमेल, आई विल प्रोवाइड यू द पीपीटी। अगर क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में भी बता देना, इस वीडियो को आप शेयर कर देना आपके फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कर देना चैनल को और वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू।